अच्छा, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था करने के लिए। दिया था क्या? CO(F6) ना? CO(F6) 3 क्या उस दिन किया गया था कि नहीं इसको? अच्छा, तो क्या उम्मीद करें कि अगर ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तो आप लोग FSC की वैल्यू निकाल लोगे? क्या करना है स्टेप जरा बताइए, पहला स्टेप क्या करना है? आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि मेटल के डी ऑर्बिटल में कौन कितने इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, लिगेंड को देख करके एक आइडिया मिल जाएगा कि लिगेंड हमारा वीक फील्ड है या स्ट्रांग फील्ड है। इसको कुछ ट्रिकी वे में याद कर लो। अगर डोनर आइटम नाइट्रोजन होगा, डोनर आइटम कार्बन होगा, ठीक है, तो हमेशा वह स्ट्रांग फील्ड का काम करेगा। ये डोनर आइटम कोई हेलोजन हो जाएगा, F-Cl-, Br-, I-, या सल्फर हो जाएगा, या ऑक्सीजन हो जाएगा, तो हमेशा वो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। अगर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? हाँ, कैसा होगा नाम बताओ। अगर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड होगा तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? तो आप कहोगे कि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, लो स्पिन का दूसरा नाम, लो स्पिन का दूसरा नाम स्पिन पेयर। हाँ, स्पिन पेयर। और नाम बोलो। चलो, आज का एक्सरसाइज इस पर निकाला जाए। अगला एग्जांपल लें, तब उसके बाद शुरुआत जो है टेट्राहेड्रल का करेंगे हम लोग। तो आए, ये TrEn टेकन 3, CrEn टेकन 3 ट्राई पॉजिटिव। यहाँ पर आपको CFSC की वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया जाए यहाँ पर? पहले आपका CR का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन थोड़ा फटाफट लिखिएगा, दो तीन एग्जांपल सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर तब आगे बढ़ें। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CR = शायद डायरेक्ट लिख दोगे +3, क्योंकि EN कैसा लिगेंड है? EN कैसा, ये वी का स्ट्रांग छोड़ो, ये बताओ। कहाँ लो वॉइस है भाई? वॉइस वहाँ तो सही है। हम्म, हाँ जी, तो अब उसके बाद वैसे क्रोमियम का कितना होता है? 24 है। और करोगे तो AR35 4S कन्फिग्रेशन इसका करते हो आप। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको? अब 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना है, ठीक है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन जो बाहर जाएगा वो कहाँ कहाँ से जाएगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करोगे तो एक आपका S से जाएगा और दो आपका D से जाएगा, तो अब बन जाएगा आपका क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव। और इसमें अब बचेगा आपका Gr। CR में D जो है वो ये AR और 3D3 बचेगा। अब आप याद करो, तो जनरल चीजें, ये जो बेसिक चीजें उनको याद रखिएगा। मैंने बोला था D1 D2 और D3 तक।
आपको लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो केयर नहीं करना है, क्योंकि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो T2J में ही जाएंगे। यहाँ पर आपको लिगेंड को नहीं देखना है कि वीक है या स्ट्रांग है। वीक और स्ट्रांग कहाँ कहाँ देखना है? D4 देखना है, D5 देखना है और D6 देखना है। उसके बाद फिर कहानी वही हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो D3 हो गया, तो अब आपका C। तो इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इसको देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो आप। AR यहाँ पर आपका हो जाएगा T2Z3 और EZ0। T2Z3 और EZ0, क्योंकि आपको पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसे ऑक्टाहेड्रल जी? क्योंकि EN हमारा क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट का मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और 3 लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर कोई और इलेक्ट्रॉन की बात होती तो हम ये प्रयास करते, तब यहाँ जानने की या हम लिखने का चेष्टा करते कि हमारा EN वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो अब आप सीधे यहाँ पर CF इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.4 इंटू N T2Z प्लस 0.6, ठीक है, इंटू N इजी। और अब का ये डेल ओ के फॉर्म में, तो हमारा तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? माइनस ऑफ 0.4 मल्टीप्लाइड बाई और 3, और इधर हो गया प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0 के फॉर्म में। ये हमारा हो गया डेल्टा ओ, यानी कि माइनस ऑफ 1.2 डेल्टा ओ, या माइनस ऑफ 12 DQ। हाँ, 12 DQ। हम फिर आपको बता दे रहे हैं, कोई भी कितना भी आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करे, जोर दे करके बात करे कि 10 DQ और डेल्टा ओ की वैल्यू बताइए, तो आप याद रखिएगा 10 DQ और डेल्टा ओ जो है ये क्या है? एक पैरामीटर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कभी डायरेक्ट नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये तो पर सेंटीमीटर में हर कॉम्प्लेक्स का अलग अलग वेरी करेगा। इसका वैल्यू डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, ये डेल्टा हो या आपका 10 DQ जो लिखते हो वो आपका होता है पैरामीटर के फॉर्म में। ठीक है, तो अब निकल जाएगा पूरे जैसा निकाला गया आपका। बोलो जी। चलिए, तो अब आगे इस एक एग्जाम्पल बस, बहुत ज्यादा हो जाएगा उतना। तरीका वही है सॉल्व करने का, जरा इसका सॉल्व करिएगा। CU H2O टेकिन 6 डाई पॉजिटिव, जरा निकाल दो। 2 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए। CuH2O6। कॉपर का 29 होता है। कॉपर का 29 होता है जी। क्या बोलते हो? कॉपर 29। और ये भी एक्सेप्शन वाला केस है। इसमें जो है 3D10 होता है और 4s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर दोनों बोरबरी के क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं ये। बोरबरी रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं। मैं इतना हिंट कर दे रहा हूं, ये आपका AR 3D10 4s1, ये इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप क्या करोगे?
अब कितना निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है जी? तो अगर 2 निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉपर डाई पॉजिटिव, और ए आर हो जाएगा 3D 9 हो जाएगा। आपको पता है कि 9 हो गया तो हमें वीक हो या स्ट्रांग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिगेंड कोई भी हो। अब आपका, तो अब सी एफ एस सी जब रखेगा, सी एफ एस इज इक्वल टू -0.4, इसे मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो इसको आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए आर T2Z 6 और इजी 3, ऐसा आपको करना है, ठीक है ना? तो अब देख रहे हो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है और इजी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 6 और प्लस आपका 0.6 मल्टीप्लाइड बाई आपका 3, ये हो गया डेल्टा ओ के फॉर्म में तुम्हारा हो जाएगा -24 2.4 और -1.8 ना, क्या वो? तो ये हमारा डेल्टा ओ क्या होगा, प्लस है, हाँ जी प्लस है, और ये हमारा कितना 0.6 डेल्टा ओ के फार, डेल्टा ओ के फार। चलिए ऐसे ही जैसा आपने प्रैक्टिस किया इसी तरीके से CFSC वैल्यू निकाली जाती है। अब हम लोग आज का जो टॉपिक लेंगे वह स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी तक टॉपिक क्या चल रहा था हम लोगों का, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम लोग लेंगे यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो बनाइएगा हेडिंग, splitting of d orbital in tetrahedral complexes, या इसी का नाम और क्या ले सकते हो, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में कुल, या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने होते हैं? हाँ 4 होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा इन, अब इसको ऐसे लिखने का प्रयास करिए, आप TD लिखा करिए, ठीक है, TD। जैसे ऑक्टाइडल को OH लिखा करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, अब न लिखो पूरा, फिर OH लिख दोगे तब पर भी वो आपका वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो IUPAC सिंबल से हो, IUPAC द्वारा आपका, चूंकि हम उसी को फॉलो करते हैं तो IUPAC का वो सिंबल है तो आप यूज कर सकते हो। इन TD कॉम्प्लेक्सेस, इन TD कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल सेंट्रल मेटल atom/ion is surrounded by कितने ligands, 4 ligands, 4 ligands which can be explained by taking the arrangements of ligands on alternate corners of a cubic arrangement। यानी टेट्राहेड्रल को
समझने के लिए हम लोग लिगेंड को कहाँ अरेंज करेंगे? लास्ट लाइन को समझिएगा। क्या कह रहा है कि अल्टरनेट कॉर्नर, अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ क्यूबिक अरेंजमेंट, यानी हम बनाएंगे एक क्यूब और उस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पर हम लिगेंड को रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग ये क्लियर हो पाएंगे कि लिगेंड किस ऑर्बिटल के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, यानी T2G सेट के साथ करेगा या EG सेट के साथ करेगा। एक बात, दूसरी बात ध्यान रखना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए यहां जो G लगाते हैं T2G या EG, यह नहीं लगाया जाएगा। वहां सिर्फ T2 लिखेंगे और E लिखेंगे। और T2 और E का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं। T2 मतलब ट्रिपल डीजनरेट और E का मतलब डबल डीजनरेट। इसका मीनिंग क्या हुआ? ट्रिपल डीजनरेट का मतलब कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। और डबल डीजनरेट का मतलब हो गया 2 ऑर्बिटल होंगे और उनकी एनर्जी सेम होगी। क्यों? तो अब यहां पर आइए, वो पहले क्यूब बनाइए आप एक। ये क्यूबिक बॉक्स यहां पर लिया जाए। अपना अपना जैसे क्यूब बनाते हो आप बनाइए। हमारा वेट क्यूब तो सभी लोग बनाते होंगे, ये प्रैक्टिस का चीज है। ये तो आप बनाए होंगे क्यूब। अपने अपने हिसाब से अपना क्यूब तैयार करिए आप। अपने हिसाब से क्यूब बनाइए, हमारे हिसाब से लिगेंड को लगा दीजिए बस। और वैसे भी अल्टरनेट लगाना है आपको, अल्टरनेट लिगेंड को रखना है। और क्या ध्यान में रखते हुए कि सेंट्रल में मेटल को रखेंगे आप। सेंट्रल में मेटल को रखा जाएगा। और यहाँ मेटल को हमने थोड़ा हरा भरा बना दिया। ये है मेटल, हरा वाला मेटल है ये मेटल बना दिया। अब यहां से आप 3 एक्सिस को बनाएंगे। और तीनों एक्सिस आप अगर इमेजिन करिएगा, यहाँ बल्कि साइड में रखिएगा। एक्सिस को भी बनाकर साइड में रखेंगे आप। और आपको पता है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं जी? परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो फिर क्या होगा? एंगल कितने का बनाएंगे वो 90 का बनाएंगे। तो ये आपके पास, इसको हमने माना x और इसको हमने माना z और इसको हमने माना y। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रखा हुआ है। तो इधर देखो सब लोग, यहाँ आप m सपोज करना, इस जगह पर m। यहाँ पर आपको मेटल सपोज करना है, ठीक है ना? ये मेटल है। अगर आपने यहाँ मेटल को सपोज किया हुआ है तो एक जरा देखो इधर, तो जेड एक्सिस पास हो रही है, वो इस फेस के मिड से पास हो रही है, ठीक है ना? फेस के मिड से पास हो रही है। ठीक। अगर हम यक्स की बात करें तो यक्स भी क्या होगा? इस फेस के मिड से पास होगा, ठीक है ना? अगर वाई की बात करेंगे तो बड़ा इसको थोड़ा वाई पर जरूर केयर रखिएगा कि वाई आपका ऐसे है, ठीक है ना? वाई इस तरीके से, इसका मतलब है जो सामने वाला फेस है भैया, ये वाला फेस, ठीक है ना? इसके मिड से पास हो रहा है वो। विजुलाइज हुआ कि नहीं सबको? ठीक है। अब आपको मैंने क्या बोला कि आप 4 लिगेंड को कहाँ रखना है? लास्ट लाइन देखें, अल्टरनेट कॉर्नर पर रखना है, ठीक है ना? अल्टरनेट कॉर्नर। और जरा ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि लिगेंड को यहां रख लीजिए, आप फ्री हो, आप मत सोचना कि मैं रख रहा हूं तो आप यहीं रखो, आप यहां भी रख सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है ना? अरेंजमेंट वही आएगा। तो ये हमने क्या कहा, ये हमारा एक लिगेंड है। अल्टरनेट कॉर्नर का मतलब एक के बाद, तो अब इसके बाद ये आएगा या इसके बाद ये आएगा? आएगा तो यही। अगर इधर से आओगे तो ये इसके बाद ही आएगा, या इधर से आओगे तो इसके बाद ही आएगा। यानी हमारा दूसरा लिगेंड यहाँ पर होगा, ठीक है ना?
कोई दिक्कत? अब उसके बाद ये कॉर्नर है, इसके बाद ये आएगा, बोलो भैया। और आप इसके यहां से बात करते हो तो यहां पर आएंगे आप। अगर मैं यहां रखता हूं, ये हो गया हमारा लिगैंड एक। अगला कहाँ होगा? इसको छोड़कर या इसको छोड़कर ये आएगा, यहाँ हो गया। क्या बोलते हो? मिला लीजिएगा। ये चारों लिगेंड देखिए अल्टरनेट है कि नहीं, हर तरफ से देख डालिए सब। पहली बात तो हो सकता है मिस कर गए हो आप, फेस कितने नजर आ रहे हैं इसमें, किसी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, तो ऐसे याद करो ना। चार आर्म जो एक साथ मिले हो वो फेस बनाता है। चार आर्म देख लो, ये और ये, ठीक है ना? ये चार आर्म आपके पास मिले हुए हैं, तो यहाँ से एक, दो, तीन और ये चार, एक फेस बना रहा है। तो एक फेस अपर हो गया, उसी का अपोजिट पैरेलल क्या हो गया? लोअर हो गया। उसी फिर आपका लेफ्ट हैंड राइट हो गया, बैक और फ्रंट हो गया। टोटल फेसेस आपके पास हो गए 6, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करो आप, लिगेंड को लिगेंड को मेटल से मिला दो। लिगेंड को मेटल से मिलाओ तो आप ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, ठीक है ना? ये हमने लिगेंड को मिला दिया, नंबरिंग कर दिया L1, L2, L3 और L4, ये नंबरिंग हमने कर दिया, ठीक है? ये आपका रहा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको क्यूबिक बॉक्स में। अब ये भी रखा हुआ है और यहीं पर देखिए, यहीं पर मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, ये और ये कौन है जी? एक्सिस है। और उसके बाद वही आप डेमोन्स्ट्रेशन यहां भी कर रहे हो, ये भी हमारा क्या है? एक्सिस है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमने मान लिया जेड, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है? आप ये जरा सोच कर बताओ, कोई भी लिगेंड क्या किसी एक्सिस पर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। बल्कि आप ये कल्पना कर सकते हो कि लिगेंड जो है दो एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। अब जरा याद करो डी ऑर्बिटल का। डी ऑर्बिटल में हम लोगों ने बात किया था एक्सियल और नॉन एक्सियल होते हैं, शायद याद आ जाए आपको। तो कौन नॉन एक्सियल कौन कौन थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है ना? और एक्सियल पर थे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब लिगेंड का जो अप्रोच है वो कहां से है? लिगेंड का अप्रोच बिटवीन द एक्सिस है, ठीक, न कि एक्सिस से। इसलिए ज्यादा इंटरेक्शन कौन ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करेगा? लिगेंड और मेटल के किन ऑर्बिटलों के बीच इंटरेक्शन ज्यादा होगा? जो एक्सिस के बीच में होंगे, क्योंकि एक्सिस पर तो लिगेंड है ही नहीं। लिगेंड लगभग कहां से आ रहा है? बीच से आ रहा है, और इसका मतलब नॉन एक्सियल है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अप्रोच ऑफ लिगेंड जो है वो नॉन एक्सियल है। ऐसे कंडीशन में नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन इन लिगेंड से अधिक होगा। जब इंटरेक्शन अधिक होगा तो इन ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होगी? बोलो। अभी ऑक्टाहेड्रल अगर रिवाइज नहीं किया, अब फिर से पहले एक बार ऑक्टाहेड्रल में आओ। हम लोगों ने क्या बात किया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड का जो अप्रोच है वो एक्सिस से होता है, ठीक? अब एक्सिस पर बैठा हुआ ऑर्बिटल मेटल का और लिगेंड के बीच रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। वही बात, वही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ कि इन बिटवीन द एक्सिस अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है, मेटल के करीब आ रहा है, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होंगे उन्हीं के साथ मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच क्या होगा? इंटरेक्शन अधिक होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन अधिक होगा। तो किसकी एनर्जी बढ़ी यहां पर? जो एक्सिस के बीच में है। इसलिए T2 जो सेट है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और ई सेट की जो एनर्जी होती है वो घट जाती है, और पांचों डी ऑर्बिटल फिर एक बार दो पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात ये
कि आपके पास टोटल पोटेंशियल कितना है, केवल 4 है, केवल 4 ही पोटेंशियल है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या था, 6 पोटेंशियल था वहां पर, 6 फील्ड वहां पर थी, लेकिन यहां पर केवल 4 फील्ड है। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते तो हैं, दो सेट स्प्लिट करते तो हैं, दो सेट सेपरेट होते तो हैं, लेकिन इनकी एनर्जी इतनी अधिक नहीं हो पाती कि सी एफ एस ई की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से अधिक हो जाए। यानी सी एफ एस ई की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करते हैं, बल्कि सभी पांचों ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की सिंगल ऑक्यूपेंसी होती है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन पेयर करना स्टार्ट करता है। इसलिए ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर सेड टू बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि व्हाटसोएवर वुड बी द लिगेंड, we don't have to care what would be the strength of the ligand. All tetrahedral complexes would be high spin complexes, क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग पोटेंशियल बहुत कम होती है, जिसके कारण T2 और E के बीच का एनर्जी गैप इतनी नहीं हो पाती है कि CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से अधिक हो पाए। आप याद करें, हमने दो बातें आपको बताई होगी कि अगर CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से हायर होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर करता है और फिर जाएगा हायर एनर्जी में, ठीक है। और अगर पेयरिंग ज्यादा हो जाती है तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल होगा, उसके बाद तब पेयर करेगा। बात समझा? तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का बेसिक डिफरेंस क्या रखना कि टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो जस्ट रिवर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होती है। मतलब ट्रिपल डिजनरेट यहाँ पर हायर एनर्जी वाला होता है और डबल डिजनरेट यहाँ पर लोअर एनर्जी वाला होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ट्रिपल डिजनरेट लोअर एनर्जी का था और डबल डिजनरेट हायर एनर्जी का होता है। ठीक है, डायग्राम बन गया, ये पिक्चर रेडी हो गया सबका। अब आइए इसी चीज को आप थोड़ा सा कमेंट में लाएंगे। इन tetrahedral in tetrahedral complexes the of approach of ligand is not from the axis but from in between the axis, comma, therefore dxy dyz dzx, मतलब इसको लिखना T2, इसको लिखना T2, नॉट T2Z, थोड़ा हाथ पर कंट्रोल रखना। टेट्राहेड्रल में T2 लिखना है, dxy dyz dzx T2 ऑर्बिटल्स experience more repulsive interaction, more repulsive interaction with, कहाँ छूटे बच्चे, पढ़ दे रहा हूं मैं फिर से। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द अप्रोच ऑफ ligands is not from the axis but from in between the axis. Therefore dxy dyz dzx T2 orbitals experience more repulsive interaction
इंटरेक्शंस देन किससे जी, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर ब्रैकेट में e फुल स्टॉप। in this way in this way 5d orbitals split into two sets called T2 triple degenerate of higher energy and E set of lower energy। E set मतलब डबल डिजनरेट of lower energy। Full stop। since the splitting potential is low, therefore the energy gap between T2 and E sets is very low and CFSC becomes less than pairing energy P full stop। This is the reason TD complexes are कौन complexes? High spin complexes। high spin complexes high spin complexes the splitting pattern, last line, the splitting pattern in TD is just a reverse of OH complexes, just a reverse of OH complexes। ठीक है, अब क्या भन्ने से मार दो। अब ये वाला डायग्राम तो आप बहुत तेज बना देंगे। 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल को तोड़ो, ये हो जाएगा कौन सेंटर?
बेरी सेंटर, बेरी सेंटर से आपका ये सेट Eg और ये सेट T2G सेट, यानी आपका T2, ये हो जाएगा हमारा T2 और ये हो जाएगा E। ये dxy yz dxy स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर dxy yz zx, यहाँ प्लस में 0.4, प्लस में 0.4 और ये नीचे वाला है माइनस में 0.6 हो जाएगा। तो 0.4 डेल्टा टी के फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा टी। और यहां से यहां तक का जो गैप होगा ये सी एफ ऐसी, जिसको लिखा जाएगा डेल्टा टी। और जब इसे डेल्टा टी को जब डेल्टा ओ में कन्वर्ट करना होगा तो 4/9 नेगेटिव साइन के साथ 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बाद में किया जाएगा, वो सब अभी मत करिए। अब ये है हमारा 5d जनरेट डी ऑर्बिटल्स, और ये स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स इन टीडी कॉम्प्लेक्स। एनर्जी गैप को ध्यान रखना, एक ऊपर वाले में कम नीचे वाले में ज्यादा, क्योंकि एक तरफ 0.4 ऐसा डायग्राम बनाना जिससे लगे कि एक तरफ 0.4 का एक तरफ 0.6 का है। और ये है बेरी सेंटर। बेरी सेंटर को अगर न लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इक्विलिब्रियम एनर्जी, यानी वह एनर्जी जब 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रही हो, सेम रही हो। नॉन स्प्लिटिंग कंडीशन बोलते हैं उसको। तो नॉन स्प्लिटिंग कंडीशन की जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेरी सेंटर के फॉर्म में। आ, लग गया गणित, गणित वाली को लग रहा है। हाँ लगा दी गणित। ऐसा है यहाँ पर अभी अभी इसके पहले देखो, माइनस साइन यहाँ पर क्या रखोगे, एनर्जी लोअरिंग, और प्लस साइन का मतलब एनर्जी का इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये मत सोचना कि माइनस साइन है तो वैल्यू कम है उसका। यहाँ लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, कभी भी देखो एनर्जी की वैल्यू केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना, हमेशा एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव लिखी गई है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, वो एक्सोथर्मिक। और अगर पॉजिटिव लिखी गई है तो वो एंडोथर्मिक होता है। तो किसी एनर्जी अगर ज्यादा हो रही है, एनर्जी लेकर के जा रहा है ऊपर वो, और कोई किसी की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब एनर्जी को निकाल करके। इसलिए एक्सो और एंडो साइन हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करते हैं।